नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है यह करवा चौथ के दिन पंजाब के एक छोटे से गांव के एक छोटी सी फैमिली के साथ सच्ची घटित कहानी है। आज की स्टोरी में आप जानेंगे कि एक आत्मा जो कि सालों से इंतजार कर रही थी एक इंसान का कि वह इंसान लौटे और मैं उससे बदला लूं। एक तड़पती आत्मा ने पूरे 10 साल बाद उसने अपना बदला लिया, तब जाके वह आत्मा शांत हुई। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि पूरे 10 साल बाद आत्मा लौटेगी और इस टाइप से वह बदला लेगी। आज की जो भूतिया कहानी है बहुत ही ज्यादा भयानक है, तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पंजाब के एक छोटे से गांव के रोहन प्रीत थे जिनकी एज है 25 साल और वह अपने घर वालों से लड़के झगड़ के अपना घर और गांव छोड़ के वे भाग गए कनाडा और वे पूरे 10 साल तक कनाडा में रहे और वे कनाडा में अपनी चाचा की दुकान पे रहे, काम वगैरह किए और उनको कनाडा की एक लड़की से प्यार हो गया। उन्होंने शादी किया और उनको एक बच्चा था। रोहन के घर वाले रोहन को फोन पे बोलते थे कि बेटा इंडिया आ जा, तुझे गए हुए पूरे 10 साल हो गए, तू आ, तुझे देखने का हमारा मन हो रहा है। रोहन के गांव के जितने भी दोस्त थे सारे लोग रोहन को बुला रहे थे, लेकिन रोहन इस चीज को टाल रहे थे। एक दिन रोहन की बीबी को पता चलता है कि रोहन के घर वाले उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। फिर वह प्लान बनाती है कि रोहन को मैं अगले महीने लेके जाऊंगी इंडिया और पूरे 1 महीने इंडिया में रहूंगी। रोहन के साथ मैं इंडिया का पूरा कोना कोना घूमूंगी। रोहन की बीबी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इंडिया आने के लिए और उसने रोहन के फैमिली को बता दिया था कि मैं आ रही हूँ रोहन को लेके। तो रोहन के फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी रोहन को देखने के लिए। पूरे 10 साल बाद आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन रोहन इंडिया में आया। रोहन अपने घर वालों से मिलके बहुत ज्यादा खुश था और रोहन के घर वालों ने रोहन को माफ कर दिया क्योंकि रोहन बिना बताए घर से लड़ झगड़ के भाग गया था कनाडा। और रोहन के घर वालों ने रोहन को अपना लिया और बोला कि बेटा तू कनाडा मत जा, तू यहीं पे रह। लेकिन रोहन ने मना कर दिया, उसने बोला कि नहीं, मेरा मन कनाडा में लगता है, मैं वहीं पे रहूंगा। रोहन के घर वाले रोहन को बहुत ज्यादा लाड़ दुलार वगैरह दे रहे थे ताकि बेटा हमारे प्यार में फंस के यहीं रह जाए, वह रिटर्न ना हो। लेकिन रोहन ने मन बना लिया था, उसने घर वालों को बता दिया कि मैं पूरे 1 महीना के लिए यहाँ पे हूँ। रोहन के घर वालों ने रोहन के आने की खुशी में एक पूजा रखा घर में और रोहन को बोले कि बेटा इवनिंग में पूजा है, सारे लोग आ रहे हैं तो तुम भी शामिल होना। लेकिन रोहन ने मना कर दिया क्योंकि रोहन को पूजा पाठ वगैरह नहीं भाता था। उसने बोला कि नहीं, शाम में मेरे दोस्तों के साथ मेरी पार्टी है तो मैं बाहर चला जाऊंगा, एक काम करो तुम मेरी बीवी और बेटे को शामिल कर लो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वे लोग आए हैं इंडिया घूमने के लिए, तो जो कुछ भी है तुम लोग 1 सप्ताह में निपटा लो। हम लोग नेक्स्ट वीक जाएंगे इंडिया घूमने के लिए क्योंकि मेरी वाइफ को इंडिया का पूरा कोना कोना देखना है। और इवनिंग में घर की पूजा हुई, घर की पूजा में सारे मेंबर शामिल हुए। पूजा जो था काफी अच्छे से निपट गया। पूजा के बाद रोहन की माँ ने रोहन की बीबी को बोला कि देखो बेटा 2 दिन बाद करवा चौथ है तो तुमको भी फास्टिंग करना होगा। हमारे यहाँ यह रिवाज होता है, सारी औरतें अपनी पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। क्या तुम करोगे? तुम तो इंडियन नहीं हो, तुमको नहीं पता है, लेकिन तुम चाहोगी तो तुम कर सकती हो, हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं। रोहन की वाइफ ने खुशी खुशी बोला कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगी। फिर 2 दिन बाद करवा चौथ आया और सुबह सुबह रोहन की वाइफ, रोहन की माँ, चाची वगैरह लोग उठे। उसके बाद उन लोगों ने सरगी खाया, उसके बाद पूरा दिन फास्टिंग में रखा। रोहन की वाइफ पूरे दिन बहुत ज्यादा बिजी रही, जैसे जैसे उसकी सासू माँ ने बोला वैसा वैसा उन्होंने किया। उन्होंने अपनी हाथों पे मेहंदी लगवाया प्लस पार्लर गई, मतलब पूरा दिन उन्होंने काम किया। रोहन जो थे वे पूरे दिन घर पे ही थे
रोहन के घर की जितनी भी औरतें थी वे सारी औरतें अपने अपने हस्बैंड की मैचिंग की ड्रेस निकाल रही थी। इवनिंग में रोहन की बीबी ने रोहन के लिए कपड़ा निकाला अपनी मैचिंग का। उसके बाद वह जाके रोहन को दी और बोली कि आप आज इवनिंग में व्हाइट कुर्ता पहनिएगा क्योंकि मैं व्हाइट कपड़ा पहनने वाली हूँ। रोहन ने बोला कि ठीक है और उसी समय रोहन ने अपनी वाइफ को बोल दिया कि देखो मेरी एक छोटी सी मीटिंग है तो मैं पूजा में थोड़ा लेट शामिल हो जाऊंगा, तुम मेरा इंतजार कर लोगी। अगर तुमको कोई समस्या हो तो तुम पहले पानी पी लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोहन की वाइफ ने बोला कि ठीक है मैं इंतजार कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रोहन की घर की जितनी भी औरतें थी सारे लोग टाइम से पूजा वगैरह कर लिया, उन लोगों ने अपना व्रत तोड़ लिया, लेकिन रोहन की वाइफ इंतजार कर रही थी अपने पति का क्योंकि रोहन मीटिंग में बिजी था। जब रोहन मीटिंग से फ्री हुआ उसके बाद ये दोनों लोग छत पे गए चांद को देखने के लिए और पूजा करने के लिए, उसके बाद व्रत तोड़ने के लिए। यहाँ पे रोहन की वाइफ ने हूबहू वैसा ही किया जैसे उसकी सासू माँ ने समझाया था। पहले रोहन की पूजा की, उसके बाद उसने छन्नी से चांद देखा, उसके बाद रोहन की तरफ देखा। रोहन को उसकी वाइफ ने अच्छे से देखा लेकिन रोहन ने छन्नी से अपनी वाइफ को देखा तो वह वहीं पे गिर गया। सुबह में रोहन की माँ गई अपनी बहू का हालचाल लेने के लिए। उन्होंने सोचा कि हालचाल पूछते हैं बहू ठीक तो है, क्योंकि बहू ने कल पूरे दिन फास्टिंग किया था, पहली बार उसने यह चीज किया, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं। जैसे ही रोहन की माँ पहुंची अपनी बहू के कमरे तक तो उन्होंने पाया कि जो गेट है उस कमरे का बाहर से बंद है। फिर रोहन की माँ ने गेट खोला तो उन्होंने पाया कि उनकी जो बहू है जो कनाडा से आई है उसका मुंह किसी ने बांध रखा है, हाथ बांध रखा है, पैर बांध रखा है और वह बेड के एक कोने में पड़ी हुई है। उन्होंने फटाक से अपनी बहू को आजाद कराया। उसके बाद पूछा कि तुमको किसने बांधा, क्या हुआ? फिर उस लड़की ने बताया कि मुझे बांधने वाला पता नहीं कौन है, मैंने किसी को भी नहीं देखा, यह अपने आप बंध गया और मैं इस कोने में रही, पूरी रात मैं यहीं पे हूँ, मेरे पति कहाँ है मुझे नहीं पता। अब रोहन को घर वाले ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते जब घर वाले छत पे पहुंचे तो उन लोगों ने पाया कि रोहन वहां पे गिरा है। रोहन को उठाया गया, हॉस्पिटल लेके लोग भागे तो वहां पे पता चला कि रोहन अब इस दुनिया में नहीं है। रोहन के साथ क्या हुआ किसी को कुछ भी खबर नहीं। फिर रोहन की माँ ने एक बाबा को बुलाया और उन्होंने रोहन का एक कपड़ा देते हुए बाबा को बोला कि जरा देख के बताइए मेरे बेटे को क्या हुआ था, मेरा बेटा ऐसे ही कैसे दुनिया छोड़ दिया। दिन बाबा ने बताया कि नहीं, आपका बेटा ऐसे दुनिया नहीं छोड़ा है, उसके पीछे एक आत्मा आई और उस आत्मा ने आपके बेटे का प्राण लेके गई है। फिर बाबा ने खुलासा किया कि देखिए वह औरत कहीं और से नहीं आई है, वह आपके घर की है और उसने आपके बेटे से बदला लिया है, वो भी बहुत ही भयानक तरीके से, बहुत ज्यादा उसे कष्ट दिया, उसके बाद वह लेके गई। क्या आपके बेटे ने कभी किसी औरत के साथ बुरा किया है? यहाँ पे रोहन की माँ ने बाबा को बताया कि देखिए बाबा, मेरा जो बेटा था वह 10 साल पहले एक लड़की से शादी किया था और दोनों ने आपस में लड़ाई झगड़ा वगैरह किया। रोहन ने नशे की हालत में अपनी बीवी को मार डाला। उसके बाद जब हम लोगों ने उसे सवाल जवाब किए फिर वह गुस्सा के यह घर और गांव छोड़ के भाग गया और हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करके इस मैटर को दबा दिया था। यह उसका पास्ट था और हमें नहीं पता था कि वह औरत आएगी और बदला लेगी। फिर बाबा ने रोहन के घर वालों को बताया कि देखिए रोहन की जो पहली बीवी थी उसकी आत्मा आई थी रोहन से बदला लेने के लिए, जो कि उसने बदला ले लिया है। यहाँ पे वह आत्मा अब शांत हो गई है, अब उसको किसी से चिढ़ नहीं है। यहाँ पे घर वाले पछता रहे थे कि क्यों हमने अपने बेटे को घर पे बुलाया, उसको नहीं बुलाना चाहिए था, वह कनाडा में था, काफी अच्छा था, खुश था, अगर कनाडा में रहता तो आत्मा बदला नहीं लेती, हमारी गलती है, हमने बुलाया। दोस्तों, रोहन की दूसरी वाइफ को जब सच्चाई पता चला रोहन के बारे में और रोहन की पहली वाइफ के बारे में तो वह बहुत
ज्यादा नफरत करने लगी रोहन से, क्योंकि रोहन ने कभी भी उसे सच्चाई नहीं बताया था। फिर रोहन की दूसरी वाइफ अपने बेटे को लेके कनाडा लौट गई, उसके बाद वह इंडिया कभी भी नहीं लौटी। आज की जो भूतिया कहानी है यह आगरा की सच्ची घटित कहानी है। आज से करीबन 60-65 साल पहले यह घटना घटित हुई थी। आज की जो भूतिया कहानी है इसे आप कंप्लीट सुनोगे और देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप लोग भी सोच में पड़ जाओगे कि हाँ, उस समय ऐसी चीजें होती थी। हाँ जी दोस्तों, एकदम सही होती थी। आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखिए एंड देन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस पे आप लोग की क्या राय है। आत्मा ने जो किया सही किया या गलत किया। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगरा के अंदर एक फैमिली थी जिसमें 4 मेंबर थे। धनंजय जी, उनकी वाइफ कुसुमलता और उनकी माँ सुमित्रा जी और धनंजय जी के पिताजी। ये चारों लोगों की आपस में नहीं बनती थी। धनंजय जी के पिताजी और उनकी वाइफ एक तरफ रहते थे क्योंकि उन दोनों का नेचर मैच करता था। ये दोनों बहुत ही ज्यादा कूल थे, अच्छे थे। और दूसरी तरफ धनंजय जी और उनकी माता जी, जो कि बहुत ज्यादा झगड़ालू, लड़ाक, कह ले तो जिद्दी, मार पिटाई में आगे, इस टाइप की ये दोनों इंसान थे। धनंजय जी की जो माता जी थी सुमित्रा जी, उनका पूरे गांव से नहीं बनता था, सबसे वह लड़ झगड़ के बैठी थी। धनंजय जी का नेचर एकदम से गंदा था। वह ड्रिंक करते थे, अपनी वाइफ से लड़ाई झगड़ा, मार पीट वगैरह करते थे, गांव के लोगों से लड़ते थे। मूड में आया तो काम किया, मूड में नहीं आया तो काम नहीं किया। बस उनकी जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। उस घर परिवार को सिर्फ और सिर्फ धनंजय जी के पिताजी चला रहे थे। अगर बस चलता धनंजय जी या उनकी माता जी का तो वे लोग कुसुमलता को घर से बाहर निकाल के फेंक देते। लेकिन कुसुमलता ऐसी थी कि वह सब कुछ बर्दाश्त करके घर में जी रही थी। बस इसी आशा में जी रही थी कि आज नहीं तो कल उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दिन की बात है, कुसुमलता खिड़की पे थी और वह अपने पड़ोसी के यहाँ का फंक्शन एंजॉय कर रही थी। उसके पड़ोस में किसी को बच्चा हुआ था तो लोग नाच गाना वगैरह कर रहे थे और वह मन ही मन सोच रही थी कि काश मेरे यहाँ भी बेटा होता ताकि मेरी जिंदगी थोड़ी तो सुधर जाती। कुसुमलता के शादी को पूरे 5 साल हो चुके थे बट उसको कोई बेटा नहीं था। फिलहाल वह प्रेग्नेंट थी और मन में बस यही कामना कर रही थी। तभी उसकी नजर किन्नर लोगों के ऊपर पड़ती है। वहाँ पे 6-7 किन्नर थे जो कि नाच गाना वगैरह कर रहे थे और लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे, पैसा ले रहे थे। उन्हीं किन्नरों में से एक जो थी किन्नर माता, उसकी नजर पड़ जाती है कुसुमलता के ऊपर। तो वह कुसुमलता से पूछती है कि बेटा तुम इतनी शांत क्यों हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करो, हो सके इसका इलाज मेरे पास हो। देन कुसुमलता इशारे से बुलाती है किन्नर माता को और बोलती है कि आप मेरे घर आइए, मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। वह किन्नर माता कुसुमलता के पास जाती है, उसके कमरे में बैठती है, कुसुमलता पानी वगैरह पिलाती है। उसके बाद वह अपनी कहानी बताना स्टार्ट करती है। वह बताती है कि मेरी शादी को पूरे 5 साल हो गए। मैंने 2 लड़कियों को जन्म दिया लेकिन मेरे जो ससुराल वाले हैं उसको हटा दिए, यानी कि दुनिया से ही हटा दिए। मैं अपनी बेटी को देख तक नहीं पाई, सीने से लगा नहीं पाई। बस मेरी यही कामना है कि एक बेटा हो जाए ताकि मैं अपने ससुराल वालों को दे दूं और मेरे ससुराल वाले मुझे चैन से जीने दे। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे बेटा हो। मैंने सुना है कि जो लोग किन्नर होते हैं वे लोग आशीर्वाद देते हैं तो उनका आशीर्वाद फलता है, यानी कि जो भी वे बोलेंगे सब कुछ सही सही हो जाता है। तो मैं आपके चरण में हूँ, मुझे उठा लीजिए माता और आप बोलिए कि बेटा हो, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। इतना कहने के बाद से कुसुमलता रोने लगी। कुसुमलता ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा दुख किसी के साथ शेयर किया था। वह बहुत दिनों से यह दर्द अपने सीने में लेके बैठी थी। यहाँ पे उस किन्नर को तरस आ जाता है। वह किन्नर माता जैसे ही अपना हाथ उठाती है कुसुमलता को आशीर्वाद देने के लिए, तभी कुसुमलता की सासू माँ, जो कि दीवार से सट के इन दोनों की बातें सुन रही थी, वह सामने आती है। सुमित्रा जी बहुत ही गंदे शब्दों का प्रयोग करते हुए, गाली देते हुए उस किन्नर माता को बोली कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू घर में कैसे आ गई, वो भी मेरी बहू के पास कैसे आ गई, मेरी बहू को कैसे टच कर रही है, कहीं तेरी परछाई मेरी बहू के ऊपर ना पड़ जाए और कहीं मेरी बहू को किन्नर पैदा ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
यहाँ पे किन्नर माता चुपचाप सारी बातें सुन रही थी और वह सुमित्रा जी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि देखिए, हमारे कदम जिनके यहाँ पड़ते हैं वह लोग बहुत आगे जाते हैं। आप गलत सोच रही हैं, आप ऐसा मत सोचिए। मैं आपकी बहू को आशीर्वाद देने आई हूँ, आप देखिएगा कुछ अच्छा ही होगा। यहाँ पे सुमित्रा जी चिल्लाते हुए अपने बेटे को बुला ली और उस किन्नर माता को घसीट के घर से बाहर निकाली। किन्नर माता बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उन्होंने ना आओ देखा ना ताव देखा, उन्होंने बद्दुआ दे डाला। उन्होंने बोला कि इस घर में कभी भी कोई भी वारिस नहीं होगा। तुमने क्या बोला कि किन्नर की परछाई पड़ेगा तो किन्नर होगा। जाओ, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ, तुम्हारे घर में जितने भी बच्चे होंगे सारे के सारे किन्नर होंगे। अगर रहेंगे तो वही रहेंगे, राज करेंगे तो वही बच्चे राज करेंगे, वरना तुम्हारे यहाँ बच्चा नहीं होगा, तुम्हारा कुल यहीं पे खत्म हो जाएगा। इतना बोल के गुस्से में वह किन्नर माता अपने सारे सदस्यों को लेके गांव छोड़ देती है। फिर कुछ समय बाद किन्नर माता को याद आता है कि कुसुम लता को मैंने हाथ उठाया था आशीर्वाद देने के लिए और मैंने गलती से उसे बद्दुआ दे दिया है, अब क्या होगा। वह मन ही मन बहुत ज्यादा पछता रही थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। मुंह से जो निकल गया था वह निकल गया था और वह दोबारा नहीं जा सकती थी कुसुम लता के पास माफी मांगने के लिए, क्योंकि सुमित्रा जी और उनके बेटे उनको घसीट के बेइज्जत करके बाहर निकाले थे और गाली गलौज वगैरह दिए थे, जो कि वह भूल नहीं पा रहे थे। इधर कुसुम लता बहुत ज्यादा पिटाई खाई। उसकी सासू माँ ने, उसके पति, दोनों ने मिलकर उसे बहुत मारा। ये दोनों भूल गए कि वह पेट से है। गाली गलौज वगैरह सब कुछ किया। जब उन लोगों का मन भर गया, देन कुसुम लता को वे लोग छोड़ दिए। धीरे धीरे टाइम बीता और डिलीवरी का समय हुआ। कुसुम लता को दर्द हुआ बहुत ज्यादा, वह छटपटा रही थी और पहले के समय में लोग हॉस्पिटल लेके नहीं जाते थे क्योंकि बहुत कम हॉस्पिटल हुआ करते थे। इसीलिए कुसुम लता की सासू माँ एक जानकार औरत को बुलाती है जो कि इजीली बच्चा करा देती है। वह औरत आई और बच्चा हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा काय काय किया। लेकिन जब घर वालों ने देखा कि वह बच्चा नॉर्मल बच्चा नहीं है, यानी कि लड़का लड़की नहीं है, वह किन्नर है, देन कुसुम लता की सासू माँ का पारा गर्म हुआ। वह बहुत ज्यादा गुस्साई और उन्होंने उस बच्चा को खाने वाली औरत को पैसे दिए और विदा कर दिए और बोली कि यह बात किसी को मत बोलना, बच्चे के साथ क्या करना है हम लोग देख लेंगे। कुसुम लता जो थी वह सासू माँ के सामने हाथ जोड़ रही थी और अपने पति को बोल रही थी कि प्लीज इस बच्चे को छोड़ दीजिए। आप लोगों ने मेरे बहुत सारे बच्चे मार दिए हैं, लेकिन इसे छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। लेकिन उन लोगों को तरस नहीं आया। उन लोगों ने अपना पुराना टेक्निक अपनाया। उस बच्चे को कुछ उन लोगों ने पिला दिया। उसके बाद एक मटका लिए। पहले के समय में लोग मटका बहुत ज्यादा यूज करते थे, तो वह मटका लाए और उस मटका में उस बच्चे को रख के ऊपर से मटका को बंद करके आंगन में गाड़ दिए। अब होना क्या था, कुसुम लता को फिर से अपने छाती पे पत्थर रखना पड़ा। वह बहुत टाइम तक रोती रही, तड़पती रही, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। उसके दो बेटी पहले भी इसी तरह दुनिया छोड़ चुके थे। ये तीसरा वाला बच्चा था जो कि उसके आंखों के सामने उसके घर वालों ने उससे छीन लिया और ये कांड कर दिए। दोस्तों, यह घटना यहीं पे खत्म नहीं हुई, यह बात आगे तक चली। सुमित्रा जी और धनंजय जी दोनों लोगों ने मिलके कुसुम लता के 3 बच्चे और छीने और तीनों के तीनों बच्चे किन्नर थे। उन लोगों ने वही किया जो कि 3 बच्चों के साथ पहले कर चुके थे। मतलब आंगन में 6 मटका उन लोगों ने दबा दिया था। उन लोगों को जन्मे हुए बच्चे पे तरस नहीं आ रहा था। कुसुम लता थक चुकी थी। वह प्रेयर करती थी भगवान से कि भगवान मुझे उठा लो, अब मेरे अंदर ना ताकत नहीं है इन सारी चीजों को बर्दाश्त करने का। वह दिन रात यही सारी चीजें सोचती थी, इसीलिए बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। उसके शरीर में कुछ नहीं था, फिर भी धनंजय जी नहीं मानते थे। वह बार बार बच्चा कोशिश कर रहे थे और यहाँ पे सुमित्रा जी ने कुसुम लता को बोल दिया था कि देख बहू, इस बार बेटा नहीं हुआ तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगी और तुझे तेरे मैके भेज दूंगी।
कुसुमलता की रोंगटे खड़े हो गए, वह डर गई, वह कांपने लगी और सासू माँ से माफी मांगती हुई बोली कि देखिए माँ, कुछ भी हो जाएगा, मुझे ससुराल में ही रखिएगा क्योंकि मेरे मैके वाले बहुत गरीब है, मेरा खर्चा नहीं उठा पाएंगे। एक काम कीजिए, आप अपने बेटे की दूसरी शादी करा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे यहीं पे रहने दीजिए। यहाँ पे सुमित्रा जी बहुत ज्यादा कठोर हो चुकी थी और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, दूसरी आएगी तो तुझे घर छोड़ के जाना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि तू इस बार भगवान के सामने नाक रगड़ और बोल भगवान को कि बेटा दे और बेटा कर। कुसुमलता न चाहते हुए भी उसने अपनी सासू माँ को बोला कि हाँ माँ ठीक है, मैं इस बार कोशिश करूंगी कि बेटा हो। कुसुमलता क्या कर सकती है, वह अपनी मन की बातें भगवान को बोल रही थी और धनंजय जी को हमेशा यही लगता था कि कुसुमलता की ही गलती है। अगर वह किन्नर घर में नहीं आता तो कैसे हमारे यहाँ किन्नर होता, किन्नर की परछाई पड़ी है इसीलिए किन्नर हुआ है। और जब जब उनको यह चीजें याद आती, वह नशे की हालत में अपनी बीवी को बहुत मारते। धीरे धीरे टाइम कटा, फिर से 7वीं बार कुसुमलता पेट से हुई। इस बार कुसुमलता की जो धड़कनें थी ना, वह बहुत तेज थी। उसको ऐसा लगता था कि इस बार बेटा नहीं हुआ तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। वह अंदर ही अंदर प्रेयर कर रही थी कि हे किन्नर माता, अगर आपकी परछाई पड़ी है तो प्लीज आप मुझे जहाँ है वहीं से आशीर्वाद दे दीजिए कि बेटा हो, आप अपनी ना बद्दुआ वापस ले लीजिए। वह अंदर ही अंदर प्रेयर कर रही थी। फिर आगे चल के जब डिलीवरी का समय आया, कुसुमलता की सासू माँ ने उसी गांव की औरत को बुलाया जिसने कुसुमलता की 6 डिलीवरी कराई थी। यह 7वीं बारी थी। कुसुमलता का जो बच्चा था ना, वह पेट में घुमा हुआ था, उसको बहुत ज्यादा दर्द हुआ। वह औरत आई और उसने सुमित्रा जी को बोला कि देखिए इस बार जो बच्चा है वह घुमा हुआ है, थोड़ा तकलीफ होगा बहू को, पता नहीं बहू बर्दाश्त कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। एक काम कीजिए, आप लोग इनको लेके भागिए बंगाली डॉक्टर के पास। कुसुमलता के ससुराल से सटे हुए में एक डॉक्टर था जिसका नाम था बंगाली, वह औरतों का इलाज करता था। यहाँ पे सुमित्रा जी ने बोला कि नहीं, तुमसे हो पाए तो तुम करो, वरना मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। अगर वहाँ पे कुछ उल्टा सीधा पैदा हो गया तो मेरी तो नाक कट जाएगी ना, पूरे गांव वाले बोलेंगे कि उनके बेटा को किन्नर पैदा हुआ है, जो कि मैं नहीं चाहती। यहाँ पे उस गांव की औरत के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अपना पूरा बेस्ट दिया, लेकिन जो बच्चा था वह बाहर नहीं आ रहा था। कुसुमलता जी बहुत ज्यादा थक चुकी थी, उनके अंदर एनर्जी नहीं बचा था और जो औरत थी वह बार बार कुसुमलता को बोल रही थी कि थोड़ा कोशिश करो बहुरानी, हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा था। इसी दौरान कुसुमलता का प्राण निकल जाता है। जो बच्चा रहता है वह पेट में ही रह जाता है और उसका भी दम पेट के अंदर ही घुट जाता है। अब होना क्या था, धनंजय जी को जैसे ही पता चला कि कुसुमलता इस दुनिया में नहीं है तो वह मुस्कुराए और बोले कि चलो अच्छा हुआ कि आफत विपत मुसीबत मेरे सर से हटी। सुमित्रा जी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर फर्क पड़ा तो उस घर में सिर्फ और सिर्फ धनंजय जी के पिताजी को पड़ा। वह अपने घर वालों को हमेशा से बोलते आए थे कि देखो बेटा हो चाहे बेटी हो, रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही रहेगा, आखिर कोई तो सहारा चाहिए हमें बुढ़ापे में। लेकिन ये दोनों कभी भी उनकी बात नहीं सुने और ना ही माने। फिर धनंजय जी ने कुसुमलता का अंतिम संस्कार वगैरह किया और पूरे गांव में यह बात फैल गई कि कुसुमलता का डिलीवरी का टाइम था, बच्चा नहीं हो रहा था, इसी दौरान उसकी प्राण निकल गए। कुसुमलता के अंतिम संस्कार के बाद से सुमित्रा जी बहुत ज्यादा खुश नजर आई। उनके दिल और दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा था कि भगवान सही करते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ कि वह पनौती मेरे घर से चली गई। अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी और दूसरी वाली बहू से पक्का लड़का होगा। उनके अंदर बहुत ज्यादा खुशी के फुहारे छूट रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता कि यहाँ से उन लोग की जिंदगी एकदम से बदलने वाली थी। दोस्तों, उस दिन के बाद से उस घर में रात में कोई भी इंसान सो नहीं पाया। रीजन बस एक ही था कि जब भी लोग सोने जाते थे मटके आपस में टकराते थे। ऐसा लगता था कि 7-8 मटका आपस में टकरा के खेल रहे हैं। घर वाले जाके रूम में चेक करते थे कि मटका कहीं बिल्ली ने तोड़ा तो नहीं, लेकिन एक भी मटका टूटा हुआ नहीं मिलता था।
बस मटके टकराने की आवाज आती थी। जब भी कोई इंसान सोने की कोशिश करे उसके कान के पास मटके टकराते थे। बहुत ही तेज का आवाज होता था और वह इंसान उठ के बैठ जाता था। सुमित्रा जी और धनंजय जी इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान थे। वहीं पे धनंजय जी के पिताजी आराम से चैन की नींद लेते थे, उनको कोई भी दिक्कत नहीं था। सुमित्रा जी और धनंजय जी उस आवाज से बहुत ज्यादा परेशान थे। ये लोग दिन में सोते थे और रात में जगते थे। रात ऐसी जो इन लोगों को बहुत ज्यादा डराती थी। ये लोग चैन से बैठ नहीं पाते थे, कहीं भी इन लोगों को कुछ भी दिखता था। इन लोगों को ऐसा महसूस होता था कि कोई इंसान चल के आ रहा है, कोई इंसान दीवार की तरफ से भागा है। पहले की जो दीवारें होती थी वह मिट्टी की होती थी, तो आसानी से परछाई दिखता था। जब ये लोग दीवार की तरफ देखते थे या फिर उसे पकड़ने जाते थे, वह परछाई एक जगह से दूसरे जगह भाग जाता था। परछाई आगे आगे, मटके पीछे पीछे, और इन लोगों ने काउंट किया तो 6 मटके थे जो उनके पीछे पीछे घूम रहे थे। सुमित्रा जी को शंका हुआ, उनको लगा कि मेरी बहू की आत्मा आ गई है। उन्होंने अपने बेटा को बोला कि देख बेटा, हमें तांत्रिक को बुला के दिखाना पड़ेगा, पक्का कुसुमलता की आत्मा आई है जो कि हमें नहीं छोड़ेगी। और ये जो मटके हैं ना, ये उसी के मटके हैं, उसी के बच्चे हैं जो मटके में घूम रहे हैं। परछाई जो थी वह मटकों के साथ खेल रही थी दीवार पे। जैसे ही उस परछाई ने सुना कि ये लोग प्लान कर रहे हैं घर में तांत्रिक को बुलाने का, तो वह परछाई प्रकट हो गई, सामने आ गई। परछाई को देखते से ही इन दोनों के होश उड़ गए और इन दोनों की चीख निकल गई। चीख सुन के धनंजय जी के पिताजी दौड़ते हुए आए तो उन्होंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ। धनंजय जी के पिताजी ने अपनी आंखों से देखा कि मेरी बहू सामने खड़ी है। वह बहू को बोल रहे हैं कि बेटा जाने दो, माफ कर दो, छोड़ दो, लेकिन उस आत्मा ने इन दोनों को छोड़ा नहीं। उस आत्मा ने इन दोनों का गर्दन पकड़ा और ऊपर टांग दिया। होना क्या था, 2 मिनट के अंदर ये लोग दुनिया छोड़ दिए। यहाँ पे धनंजय जी के पिताजी बहुत ज्यादा डर गए, घबरा गए। उनको लगा कि आत्मा मुझे भी परेशान करेगा, लेकिन वह आत्मा उनको टच तक नहीं किया। इतना हो जाने के बाद से वह आत्मा मटकों के साथ अचानक से गायब हो गई। धनंजय जी के पिताजी को पूरी रात नींद नहीं आई, वह बहुत ज्यादा बेचैन थे। सुबह जैसे ही हुआ, उन्होंने यह बात अड़ोस पड़ोस गांव में सबको बताया, तो गांव वालों ने बोला कि एक काम कीजिए, आप तांत्रिक को बुलवाइए और अपना घर दिखवाइए। अगर ऐसा ऐसा हुआ है आपके घर में, इसका मतलब कि 6-7 आत्मा आपके घर में है, उनको बांध के रखना जरूरी है। आज वह आत्मा छोटे छोटे मटकों में है, इसीलिए वे हैं। जिस दिन वे मटके से बाहर आएंगे उस दिन आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वह आपका ही खून है, आपके घर का है, उनको बांधिए। धनंजय जी के पिताजी ने वही किया जो गांव वालों ने सिखाया। फिर घर पे तांत्रिक आया और उसने घर को देखा और उसने बताया कि हाँ, आपका अनुमान सही है, उन मटकों में आपके ही घर का खून है। वह मटका रात में घूमता है, खेलता है। एक काम करता हूँ, मैं उनको स्थान दे देता हूँ, वे लोग एक जगह पे रहेंगे। फिर तांत्रिक ने उन आत्माओं को एक जगह पे स्थान दे दिया, यानी कि बांध दिया। उस दिन के बाद से उस घर में सिर्फ और सिर्फ धनंजय जी के पिताजी ही बच गए। वह 2-3 महीने ही सरवाइव किए, उसके बाद उन्होंने भी दुनिया छोड़ दिया। उनको हार्ट अटैक आया था, उनको आत्मा ने नहीं मारा था। वह अकेलेपन का बहुत ज्यादा शिकार हो गए थे और वह हमेशा एक ही चीज सोचते थे कि मेरी बहू के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हुआ, काश मैं टाइम रहता, उन लोगों पे कंट्रोल पाता तो आज यह चीज नहीं होता। यही सोचते सोचते उनको हार्ट अटैक आया और उन्होंने दुनिया छोड़ दिया। मतलब गाँव वाले तो ऐसे ही बोलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आज की कहानी कैसी लगी। आज की जो भूतिया कहानी है यह डुमरी नाम के एक छोटे से गांव की सच्ची घटित कहानी है। इस गांव में भाग्यश्री नाम की एक लड़की थी। उसका जो नाम था भाग्यश्री, उसके माता पिता ने बड़े ही चाव से प्यार से रखा था। रीजन बस यही था कि उसके 6 भाई थे और 7वें नंबर पर यह पैदा हुई थी। उसके घर वाले चाहते थे कि लड़की हो और गांव में ऐसा माना जाता है कि जो लड़की 7वें नंबर पे होती है, यानी 6 भाई के बाद एक लड़की होती है, बहन
बहन होती है वह लड़की घर वालों को राज रचाती है, यानी कि बहुत ज्यादा धन वगैरह होता है उसके जन्म से। यहाँ पे भाग्यश्री का जो परवरिश हुआ काफी ज्यादा अच्छे से हुआ, लेकिन उसकी लाइफ में समस्याएं तब आई जब वह यंग हुई। धीरे धीरे भाग्यश्री के माता पिता दोनों लोगों ने दुनिया छोड़ दिया और भाग्यश्री के पास 6 भाभियां थी। जो भाभियां थी वह अलग अलग जगह से आई हुई थी और भाभियों ने भाग्यश्री को अपनाने से मना कर दिया। भाग्यश्री अपने 6 भाइयों के यहाँ, यानी कि 2 महीना इनके यहाँ 2 महीना उनके यहाँ, ऐसा करके रहती थी और भाभियां बहुत ज्यादा सताती थी और इस बात की खबर भाग्यश्री के भाई लोगों को पता नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि भाग्यश्री की सारी भाभियां मिल के इकट्ठे उन लोगों ने बात विचार किया कि अगर भाग्यश्री की हम लोग शादी करेंगे तो उसमें हम लोग को खर्चा करना पड़ेगा और हमें दान दहेज वगैरह देना पड़ेगा, उससे बेहतर है किसी घर से निकाल देते हैं, भगा देते हैं। उन भाभियों में से एक तेजतर्रार भाभी ने बोला कि देखो बहन, अगर उसे हम लोग घर से निकालते हैं तो समस्या हो जाएगी, गांव वाले छोड़ेंगे नहीं और हमारे जो पति हैं वे हमें माफ नहीं कर पाएंगे, तो बेहतर है कि कुछ ऐसा प्लान किया जाए जिससे भाग्यश्री घर छोड़ के चली भी जाए और इल्जाम हम लोग के ऊपर ना आए। इसके बाद भाग्यश्री की भाभियां बहुत ज्यादा गाली गलौज ताना ये वे देती थी भाग्यश्री को। उन लोगों ने इतना ज्यादा कर दिया कि भाग्यश्री को मजबूरन एक दिन घर छोड़ना पड़ा। एक दिन भाग्यश्री अपना घर गुस्से में छोड़ देती है। दोपहर में भाग्यश्री अपने गांव से निकल जाती है। काफी दूरी चलने के बाद से उसको एक भारी पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के पास एक चबूतरा था, वहाँ पे जाके वह बैठ जाती है। उसके पास कुछ भी नहीं था, ना खाने के लिए था ना पानी था, इसीलिए वह चुपचाप वहाँ पे बैठ के रो रही थी। वहीं पे बगल के खेत में संजय नाम का एक लड़का था जो काम कर रहा था। उसकी नजर भाग्यश्री के ऊपर पड़ती है तो वह आता है भाग्यश्री के पास और पूछता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। पहले भाग्यश्री थोड़ी सी घबराई डरी, लेकिन संजय ने प्यार से इस चीज को संभाला। फिर भाग्यश्री ने अपनी सारी दुखड़ा उस इंसान को बता दी। यहाँ संजय ने भाग्यश्री को सहारा दिया, उसने भाग्यश्री को खिलाया पिलाया। उसके बाद वह अपने बगीचा वाले रूम पे भाग्यश्री को ले जाता है, वहाँ पे भाग्यश्री को रखता है। संजय भाग्यश्री को बताता है कि देखो भाग्यश्री, मेरा जो घर है वह दूसरे गांव में है और जो मेरा खेत है वह दूरी पे है और मैं किसान हूँ, किसानी करने आता हूँ। कभी कभी मुझे रहने के लिए जरूरत पड़ जाती है खेत में, इसीलिए मैंने छोटा सा 2 कमरा बनाया हुआ है, मैं यहीं पे रहता हूँ कभी कभार। तो एक काम करो, आज से तुम यहीं पे रहो, तुमको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। दिन में तो मैं यहीं रहूंगा, लेकिन रात में जब मैं घर जाऊंगा तो बाहर से ताला बंद करके चला जाऊंगा ताकि किसी को पता न चले कि तुम अंदर हो। भाग्यश्री के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसने हाँ बोल दिया। उस दिन के बाद से संजय घर से एक्स्ट्रा खाना लाने लगा, भाग्यश्री के लिए भी उसे खिलाने लगा और इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। हर रोज सुबह से लेके इवनिंग तक भाग्यश्री के साथ संजय रहता था। उसके बाद ताला बंद करके वह अपने घर रिटर्न हो जाता था। धीरे धीरे भाग्यश्री को संजय से प्यार हो गया। संजय जो था वह भी धीरे धीरे भाग्यश्री के प्यार में पड़ गया। इन दोनों ने फैसला किया कि ये लोग लिविंग में रहेंगे बट किसी को बताएंगे नहीं। यहाँ पे भाग्यश्री सपने देखने लगी शादी का और भाग्यश्री ने संजय से बोला कि हम लोग शादी कब करेंगे। संजय ने इस बात को टाल दिया, उसके पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि संजय शादी नहीं कर सकता था। संजय पहले से ही शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे, इसीलिए संजय चुप हो गया इस बात पे और उसने जवाब दिया कि करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। भाग्यश्री को संजय के साथ रहते पूरे 6 महीने हो चुके थे और यहाँ पे भाग्यश्री प्रेग्नेंट हो गई थी। संजय को यह बात पता नहीं थी, भाग्यश्री ने इस चीज को छुपा के रखा था, लेकिन धीरे धीरे पेट बाहर आने लगा और संजय ने सवाल किया। फिर डरते डरते भाग्यश्री ने बताया कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी पूरे 5 महीने का। संजय का जो माथा था वह गर्म हो गया था। संजय ने कभी भी उम्मीद नहीं लगाया था कि भाग्यश्री इस तरह से चीजें करेगी और छुपाएगी। भाग्यश्री ने संजय को बहुत समझाया और उसने बताया कि देखो, अगर मैं पहले बता देती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करते, तुम मुझसे शादी करते कि नहीं करते। मैंने सिर्फ तुमको पाने के लिए, बच्चा करने
का सोचा है कि बच्चा हो जाएगा तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, मुझे अपना लोगे, बस यही कारण है, इसलिए मैंने नहीं बताया। भाग्यश्री ने संजय को बोला कि देखो तुमको पता चल गया है, एक काम करो अपने माता पिता को बताओ, जब उनको पता चलेगा कि वह दादा दादी बनने वाले हैं तो मुझे अपना लेंगे, हमारे लिए अच्छा है, रास्ता खुल गया है। यहाँ पे संजय ने भाग्यश्री को एक चाटा खींच के मारा, उसके बाद बोला कि आज के बाद से तू अकेले रहेगी यहाँ पे, मैं तुझसे मिलने नहीं आऊंगा, अगर तुमको रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो घर छोड़ के चली जाओ। यहाँ पे भाग्यश्री का फिर से दिल टूटा, उसने कभी भी नहीं सोचा था कि इस टाइप की चीजें उसके साथ होंगी। संजय बहुत ज्यादा गुस्से में था, वह भाग्यश्री को छोड़ के घर चला गया। उसको समझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए, कैसे भाग्यश्री को बताऊं कि मैं मैरिड हूँ और अपनी वाइफ को कैसे बताऊं कि मैंने भाग्यश्री को रखा हुआ है, वो भी दूर। यहाँ संजय बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फंस चुका था, उसके मन में आ रहा था कि बच्चा को खराब कर दिया जाए, लेकिन कैसे? अगर मैं भाग्यश्री को हॉस्पिटल ले जाऊंगा तो कोई ना कोई मुझे देख लेगा, अगर देख लेगा तो यह बात पूरे गांव में फैल जाएगी और जो मेरी इज्जत है वह उड़ जाएगी। तो उससे बेहतर है कि मैं कुछ घरेलू उपाय करूं और उसका जो बच्चा है उसे हटा दूं। यहाँ पे संजय ने बहुत कोशिश किया, लेकिन भाग्यश्री का जो बच्चा था वह सही सलामत रहा, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ और जो प्रेगनेंसी थी वह पूरे 8 महीने की कंप्लीट हो चुकी थी। संजय की वाइफ धीरे धीरे डाउट करने लगी संजय पे, वह सोचती थी कि मेरा पति हमेशा गायब रहता है, कहाँ चला जाता है, क्या करता है, मुझे जांच पड़ताल वगैरह करना चाहिए। इसीलिए वह औरत एक दिन अपने पति का पीछा करते करते पहुंच जाती है भाग्यश्री के पास। संजय, भाग्यश्री और संजय की वाइफ तीनों एक जगह थे, एक दूसरे को देख के झटके में आ गए। संजय ने भाग्यश्री को बताया कि देखो यह मेरी वाइफ है, और संजय डरते डरते अपनी वाइफ को बताया कि देखो इसको मैंने रखा हुआ है, यह यहाँ पे है और यह प्रेग्नेंट है, ऐसा ऐसा हो गया है, मुझे माफ कर दो। भाग्यश्री के होश उड़ गए थे जब उसने संजय की वाइफ को देखा और संजय की वाइफ से मिली। संजय की वाइफ बहुत ज्यादा झगड़ालू थी, उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उसने मार पिटाई वगैरह स्टार्ट कर दिया भाग्यश्री के साथ। भाग्यश्री बहुत ज्यादा चोट खा चुकी थी। संजय किसी भी तरह इस मैटर को संभालता है, वह अपनी वाइफ को लेके आ जाता है घर पे। घर पे संजय और संजय की वाइफ में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी। संजय जो था वह पूरी रात घर पे लड़ता रहा। इधर भाग्यश्री को रात में दर्द चालू हो गया क्योंकि उसको बहुत ज्यादा चोट लग गया था। उसका जो बच्चा था वह 8वें महीने पे ही बाहर आने लगा, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वह दर्द की मारी चिल्ला रही थी कि कोई तो बचाओ, कोई तो निकालो, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। वह औरत बहुत ज्यादा दर्द बर्दाश्त की, उसके बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। जो बच्चा था वह लड़का था। भाग्यश्री अपने बच्चे को देखी और देखते से ही वह दुनिया छोड़ दी। संजय और संजय की वाइफ में 2 दिन से लड़ाई चल रहा था। संजय जो था वह बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसने सोचा कि आज भाग्यश्री को मैं छोड़ूंगा नहीं। जब से वह लड़की आई है मेरी जिंदगी में तब से मेरी जिंदगी तबाह हो गई है, तो आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा। यही सोच के 2 दिन बाद जब संजय पहुंचा भाग्यश्री के पास तो उसने देखा कि भाग्यश्री अब इस दुनिया में नहीं है और एक बच्चा है जो बहुत ज्यादा काय काय किया जा रहा है। यहाँ पे संजय का दिमाग उड़ चुका था। संजय को फॉलो करते करते संजय की वाइफ पीछे से आ गई, वह भाग्यश्री से और लड़ना चाह रही थी। उसने भी देखा कि भाग्यश्री अब इस दुनिया में नहीं है, जो बच्चा है बस ऐसे ही पड़ा है साइड में और रो रहा है। इस सिचुएशन में संजय की वाइफ के दिमाग में एक चीज आया, ये जो बच्चा है मेरे पति का है, अगर गांव वाले जान जाएंगे तो मजबूरी हो जाएगा, मुझे पालना होगा, और यह पटीदार है मेरे बेटे का, तो मैं इसे क्यों पालूं, क्यों ना मैं इससे दुनिया से हटा दूं। वह दौड़ के गई बच्चा को पकड़ने के लिए। यहाँ संजय को उस बच्चे पे मोह आ गया। उसने अपनी वाइफ को रोका और बोला कि देखो ऐसा मत करो, बहुत ही गलत चीज है। माना कि हम दोनों के बीच में ऐसी ऐसी चीजें थी, लेकिन यह बच्चा है, इसे छोड़ दो।
लेकिन संजय की वाइफ ने संजय की बात नहीं सुनी। उसने बोला कि ठीक है, मैं अपने हाथों से नहीं कर सकती तो क्या हुआ, इसको उठा के मैं दूर फेंक देती हूँ। उसने ऐसा सोचा और अपने पति को झटकते हुए उस बच्चे को उठाई और बहुत ही ज्यादा दूर ले जाके एक खेत में छोड़ आई। उसका मकसद था कि जंगली जानवर उस बच्चे को ले जाए। इसके बाद संजय और संजय की वाइफ घर पे आ गई। ये एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। यहाँ पे संजय का जो मूड था वह ऑफ था, वह शांत हो गया था। वह बच्चा खेत में काई काई कर रहा था और खेत में एक औरत घास काट रही थी थोड़ी दूरी पे। उसने आवाज सुना तो वह आवाज को फॉलो करते करते पहुंची तो उसने पाया कि एक बच्चा है जो बहुत ही ज्यादा तड़प रहा है भूख से और उसके शरीर में छोटे छोटे कीड़े लग गए हैं। उस औरत को उस बच्चे पे तरस आ गया। वह बच्चे को उठाई और अपने घर लेके आई, दूध वगैरह पिलाई। इसके बाद यह बात पूरे गांव में फैल गई कि एक बच्चा मिला है खेत से जो कि बहुत ही छोटा है। ऐसा लग रहा है कि वह हाल फिलहाल का जन्म लिया है। और यह बात घूमते घूमते गांव के प्रधान के यहाँ पहुंच जाती है। गांव के प्रधान की वाइफ जब सुनती है कि एक बच्चा खेत से मिला है तो वह भागती हुए उस औरत के पास आती है और उस औरत से बच्चा ले लेती है। दोस्तों, जब संजय को पता चला कि उसका बच्चा इसी गांव में है और प्रधान के घर पे है, तब जाके संजय के जो होता है ना सीने में थोड़ी सी ठंडक मिली। उसने सोचा कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, यह बच्चा उनके यहाँ है, इसका मतलब वे लोग परवरिश कर देंगे, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। यहाँ पे संजय के हिसाब से मैटर क्लोज हो गया। लेकिन संजय की जो वाइफ थी ना, वह अपने पति को ताना देना बंद नहीं की थी। प्रधान की वाइफ बच्चे की परवरिश काफी अच्छे से कर रही थी, फिर भी बच्चा कभी शांत नहीं होता था। वह कभी भी ऐसे ही रोना स्टार्ट कर देता था। प्रधान डॉक्टर से दिखाते थे, डॉक्टर बोलते थे कि सब कुछ सही है, फिर भी बच्चा शांत नहीं होता था। प्रधान की वाइफ बहुत ज्यादा टेंशन में रहती थी उस बच्चे को लेके। प्रधान की वाइफ को थोड़ा सा शंका था उस बच्चे को लेके। उनको ऐसा लग रहा था कि जो उनका बच्चा है वह ऊपरवार को देख के मुस्कुरा रहा है, यानी कि किसी चीज को देख के मुस्कुरा रहा है। इसीलिए उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। घर पे तांत्रिक आया और उसने बच्चे को देखा। उसके बाद उसने खुलासा किया कि हाँ, यह बच्चा अपनी माँ को देख के मुस्कुरा रहा है। इसकी जो माँ है वह आत्मा है और वह कभी कभार मिलने आती है बच्चे से, इसीलिए बच्चा उनको देख के मुस्कुराता है। जब वह नहीं रहती है तो यह बहुत ज्यादा रोता है। इस बच्चे के ऊपर उस आत्मा का साया है। यह सुनने के बाद से प्रधान की वाइफ रोने लगी। उसके बाद उसने तांत्रिक को बोला कि इस बच्चे को बचा लीजिए, यह मेरा बच्चा है, किसी आत्मा का नहीं है, इसकी परवरिश मैं करूंगी, आगे चल के मेरा यही वारिस होने वाला है, तो इसे आप बचा लीजिए। फिर तांत्रिक ने उस बच्चे की झाड़ फूक वगैरह किया, उसको ताबीज पहनाया और घर को बांध दिया ताकि आत्मा प्रवेश ना करे। उस दिन के बाद से बच्चा नॉर्मल रहने लगा। कुछ महीनों बाद संजय को भाग्यश्री की याद आई। फिर उसने सोचा कि चलो चलते हैं और देखते हैं कि वह रूम कैसा है। वह अपने घर से चाबी लेता है और पहुंचता है उस घर पे जहाँ पे भाग्यश्री रहती थी। फिर उसने ताला खोला, उसके बाद वह गेट बंद करके अंदर बैठा और भाग्यश्री को याद कर रहा था। यहाँ संजय के सामने एक परछाई आके खड़ी हो गई। संजय डर गया। संजय परछाई को देखते से ही समझ गया कि वह परछाई किसी और की नहीं, भाग्यश्री की है। वह डरते हुए चिल्लाते हुए पूछा कि अरे भाग्यश्री, तुम कहाँ से आ गई? तुम क्या हो? तुम क्या चाहती हो? प्लीज मुझे मत मारना, मुझे छोड़ देना। मुझे पता है जो लोग दुनिया छोड़ते हैं वो भी बच्चा को जन्म देते टाइम उनकी जो रूह होती है बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, मैंने तुम्हें न्याय नहीं दिलाया, मुझे माफ कर दो। संजय पहले से ही समझ चुका था कि भाग्यश्री लौटी है सिर्फ और सिर्फ उससे बदला लेने के लिए, इसीलिए वह पहले से ही भाग्यश्री से माफी मांगने लगा। फिर भी भाग्यश्री को उसके ऊपर तरस नहीं आया। भाग्यश्री ने उसे उठा के पटका, उसके बाद उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत किया, उसके बाद उसको टांग दिया। कुछ समय बीत जाने के बाद से संजय की वाइफ को लगता है कि संजय घर पे नहीं है और ना ही गांव में है। फिर वह शंका करती है कि संजय फिर कहीं ना कहीं गया होगा किसी न किसी लड़की के चक्कर में, तो क्यों ना मैं चलूं उस घर पे और चल के चेक करूं। जब संजय की वाइफ आती है घर पे तो उसने पाया कि संजय अब इस दुनिया में नहीं है, उसने खुद को लटकाया हुआ है। यहाँ पे संजय की वाइफ चिल्ला चिल्ला के रोने लगी और गाँव वालों को इकट्ठा की। गाँव वालों ने संजय को उतारा
उसके बाद संजय का अंतिम संस्कार वगैरह हुआ। संजय का क्रियाक्रम खत्म होने के बाद से संजय की वाइफ को परछाई दिखाई देने लगी। वह परछाई संजय की वाइफ को बहुत ज्यादा डराती थी। उनका जो हालत था बहुत ज्यादा खराब था। फिर उन्होंने खुद को एक तांत्रिक से दिखाया। तांत्रिक ने बताया कि आपके पीछे एक आत्मा पड़ी हुई है, वह बदला लेना चाहती है। संजय की वाइफ ने खुद से सारी चीजें स्वीकारा और तांत्रिक को बताया कि देखिए बाबा, वो जो आत्मा है वह भाग्यश्री की आत्मा है, मैं उसे जानती हूँ, वह मुझे परेशान कर रही है, वही मुझे मारना चाहती है, आप मुझे बचा लीजिए। तांत्रिक ने संजय की वाइफ को शांत किया और उसने पूछा कि क्या क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ, अगर कोई समस्या है तो तुम मुझे बताओगी, तभी तो मैं हल निकालूंगा। संजय की वाइफ ने तांत्रिक को सारा चीज बता दिया। उसने बताया कि बाबा, मेरे पति का चक्कर था एक लड़की के साथ, वह लड़की प्रेग्नेंट हो गई और उसकी डिलीवरी के समय पे उसका प्राण निकल गया, वही आत्मा हो गई है और वही मेरे पीछे पड़ी है। तब जाके उस तांत्रिक को सारा माजरा समझ में आया और फिर तांत्रिक ने आत्मा को कंट्रोल किया और अपने साथ उस आत्मा को लेके चला गया। उस दिन के बाद से संजय की फैमिली जो थी वह सही सलामत रही, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आया और भाग्यश्री का जो बच्चा था वह सही सलामत रहा, उसकी परवरिश काफी अच्छी हुई और आगे जाके वह बच्चा राज किया। आज की जो भूतिया कहानी है यह मुंबई जैसे बड़े शहर की सच्ची घटित कहानी है। मुंबई के मीरा रोड के अंदर एक ऑफिस है, वहां पर बहुत बड़ा भूतिया कांड हो गया। आजकल लोग उस ऑफिस को भूतिया ऑफिस भी बुलाते हैं। उस भूतिया ऑफिस में एक लड़की जो कि यंग थी उसकी जान चली गई। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि उस लड़की के साथ आखिर क्या हुआ था। दोस्तों, नोएडा की एक लड़की है जिसका नाम है इच्छा और वह अपने माँ बाप की इकलौती लड़की है। माँ बाप ने उसे बड़े ही प्यार से पाला है और माँ बाप हमेशा उसको साथ में रखते हैं। इच्छा की बहुत बड़ी इच्छा थी कि वह मुंबई जाए और मुंबई में रहे। वह बचपन से ही ख्वाब देखती थी, बट उसके माता पिता कभी बाहर जाने नहीं देते थे, इसीलिए उसने पढ़ाई के बाद अपना दिमाग लगाया और जॉब के लिए उसने अप्लाई किया मुंबई में। किस्मत अच्छी थी, उसको एक अच्छा खासा जॉब मिल जाता है ऊंचे पोस्ट का। देन वह ज्वाइन करने के लिए अपने घर वालों को बोलती है। घर वाले रेडी नहीं थे लेकिन वह मना लेती है। वह बोलती है कि मैं बीच बीच में आया करूंगी, जब मैं मुंबई में सेट हो जाऊंगी देन आप लोगों को भी बुला लूंगी, हम सब साथ में रहेंगे। मतलब घर वालों को बहुत सारी बातें बोल के वह निकल लेती है मुंबई। मुंबई में जाके वह ऑफिस ज्वाइन करती है। उसी दिन उसको एक लड़के पे क्रश आ जाता है। उस लड़की का नाम है सचिन। सचिन दिखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव था और वह महाराष्ट्र का ही था। दोस्तों, इच्छा ने तुरंत अपनी इच्छा जाहिर कर दी सचिन के सामने और उसने बोला कि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा क्रश आया है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? सचिन ने तुरंत हाँ बोल दिया। क्योंकि सचिन सिंगल था, उसको भी इच्छा अच्छी लगी। देन ये लोग साथ में आ गए। इन लोगों ने 1 महीने तक एक दूसरे को डेट किया। उसके बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग लिविंग में रहेंगे। इच्छा ने जहाँ पे अपना रूम लिया हुआ था वह उसके ऑफिस से काफी ज्यादा दूर था, इसीलिए उसको ऑफिस आने में लेट हो जाता था। और सचिन भी मीरा रोड से काफी दूर रहता था, कल्याण के साइड में। देन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि जहाँ हमारा ऑफिस है मीरा रोड में, इधर ही आसपास में कहीं हम लोग घर ले लेते हैं और यहीं पे दोनों रहेंगे और अच्छा रहेगा, एक दूसरे को जानेंगे, लिविंग में रहते हैं। क्योंकि हम दोनों बड़े हैं और हम दोनों समझ सकते हैं लिविंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पे इच्छा थोड़ी मोड़ी सोची, फिर उसने हाँ बोल दिया। उसने बोला कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे माता पिता को नहीं पता चलना चाहिए कि हम दोनों लिविंग में हैं, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत ज्यादा मतलब मेरे पे भरोसा करके मुझे छोड़े हैं। मैं यहाँ पे आई हूँ, समय आने पे मैं उन्हें ये सारी चीजें बताऊंगी। सचिन बोला जैसा तुमको ठीक लगे। और अगले दिन
दिन ये लोग रूम देखना स्टार्ट कर देते हैं। एक सप्ताह बाद इनको एक रूम मिल जाता है, रूम जो था काफी अच्छा था। देन ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं। इन दोनों की पहले दिन बहुत ही अच्छी जमी, लेकिन नेक्स्ट डे से पता नहीं क्यों थोड़ी मोड़ी तू मैं होने लगी। सचिन को इच्छा अच्छी लगती थी, इच्छा सच में बहुत ही प्यारी लड़की थी, मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ नहीं। लेकिन उस घर में गए हुए उसको मात्र एक दिन हुए थे, यानी 24 घंटा भी नहीं हुआ था, सिर्फ उसने रात ही बिताई थी वहां पे। उसके बाद उसका जो नेचर था वह एकदम बदल गया। वह सचिन से लड़ने लगी, सचिन से झगड़ने लगी, उसको बात बात पे ताना देती थी, जितनी भी चीजें करती थी सब उल्टा करती थी। सचिन स्टार्टिंग में थोड़ा मोड़ा बर्दाश्त किया, लेकिन इन लोगों का जो मैटर था वो धीरे धीरे काफी बड़ा होता गया। 10-15 दिनों के अंदर ही ये एक दूसरे को झेलना मुश्किल समझने लगे, मतलब एक दूसरे को झेल नहीं पा रहे थे। यहाँ इच्छा घर में रहती थी तो रहती थी, नहीं तो वह ऑफिस में रहती थी, उसके बाद कहीं घूमने निकल जाती थी। इच्छा चाहती थी कि वह अकेले रहे, उसको कोई भी परेशान ना करे। और सचिन चाहता था कि हम लोग लिविंग में है तो थोड़ा सा टाइम तुम मुझे भी दो, क्योंकि हम दोनों घर पे साथ में रहते हैं, ऑफिस में साथ में रहते हैं, लेकिन तुम लोगों से प्यार से बातें करती हो, प्यार से पेश आती हो, लेकिन मेरे साथ तुम उल्टा व्यवहार करती हो। आखिर ऐसा क्यों करती हो? तुम तो पहले बहुत अच्छी थी, अभी तुम ऐसा क्यों हो गई? सचिन और इच्छा को उस घर में रहते हुए पूरे 2 महीने कंप्लीट हो गए थे और इन दोनों में बहुत ज्यादा दूरी आ गई थी। ये एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। सचिन ने धीरे धीरे बात करना बंद कर दिया। उसको बहुत प्यार था, वह चाहता था कि मतलब इच्छा मान जाए, इच्छा समझ जाए चीजों को, लेकिन वह समझ नहीं रही थी। इच्छा अपनी तरफ से सारी चीजें बिगाड़ रही थी, खराब कर रही थी। एक दिन की बात है, इच्छा और सचिन ऑफिस में थे। ऑफिस में उन दोनों के बॉस ने बोल दिया था कि देखो तुम सबको इवनिंग में रुकना होगा, क्योंकि हमें जो प्रोजेक्ट मिला है वह काफी बड़ा है, उसके ऊपर मीटिंग करनी है, बात विचार रखनी है, देन आप सभी को रुकना होगा। सचिन और इच्छा के टीम में 7-8 लोग थे, वे सारे लोग ऑफिस में रुके। ऑफिस की जो टाइमिंग होती है 6 बजे के बाद वाली, ये लोग रुके और इन लोगों का प्रोग्राम था कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको निपटा के 9-9:30 में हम लोग ऑफिस छोड़ देंगे। इवनिंग के 6:30 बजे से मीटिंग स्टार्ट हुई। मीटिंग जो था वह 1.5-2 घंटा चला। उसके बाद लोगों ने 10 से 15 मिनट का ब्रेक लिया। सारे लोग अपने अपने काम में लगे। कुछ लोग नीचे उतर गए बिल्डिंग से सुट्टा मारने के लिए, कुछ लोग मोबाइल में लग गए, तो कुछ लोग वॉशरूम चले गए। इस तरह से सारे लोग इधर उधर हो गए। जो सचिन था वह नीचे उतरा था, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, सुबह से ही टेंशन में था वो। ऊपर से मीटिंग थी तो मीटिंग में उसको रहना था, ये मजबूरी थी, वह नहीं चाह रहा था मीटिंग अटेंड करने के लिए, लेकिन बॉस ने बोल दिया था, इसीलिए वह वहां पे रुका। वह नीचे उतरा कि थोड़ा सा सुट्टा उट्टा मार लूंगा तो थोड़ा सा मतलब राहत मिलेगी। इसी बीच इच्छा जो थी वह ऑफिस में बैठ के मोबाइल चला रही थी। मोबाइल चलाते चलाते उसने स्टार्ट कर दिया रोना, मतलब बहुत भयानक तरह से रोने लगी। उसके अगल बगल जितने लोग थे सारे लोग डर गए। उस समय ऑफिस में मुश्किल से 6 या 7 लोग होंगे, यानी गार्ड को मिला के। यहाँ पे सारे लोग इच्छा को दूर से देख रहे हैं कि इच्छा ऐसे कैसे हरकत कर रही है। इच्छा एकदम से बदल गई थी। लोग पूछ रहे हैं कि इच्छा क्या हुआ, क्या कर रही हो, लेकिन वह एक शब्द भी किसी से नहीं बोल रही है। इच्छा लोगों को देख के अपना सर डुला रही है, कभी हंसे जा रही है, कभी रोए जा रही है और चारों तरफ उछल रही है। वह उल्टे पैर दीवार पे चढ़ने लगी। यहाँ पे लोग उसे देख के डर गए और जितने लोग उस ऑफिस में थे सारे लोग ऑफिस छोड़ के सीढ़ी से भागने लगे। लोगों ने लिफ्ट का वेट नहीं किया। जब सारे लोग ऑफिस छोड़ के भाग गए तब इच्छा छत के ऊपर चढ़ गई। वहां जाके जो होता ना ऊपर वाली रेलिंग, उस पे खड़ी हो गई। खड़ी होके वहां से मुस्कुरा रही थी तो कभी रो रही थी। नीचे सारे लोग खड़े होके इच्छा को देख रहे थे कि इच्छा क्या कर रही है। इतने में ही सचिन सुट्टा मार के आ गया था। वह भी ऑफिस के नीचे था, उसने भी देखा कि लोग क्या देख रहे हैं। उसने
उसने जैसे ही सर ऊपर किया उसने पाया कि इच्छा ऊपर है। सचिन नीचे से चिल्ला रहा है कि इच्छा प्लीज उतर जाओ, ऐसा मत करो, अगर हम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी है तो हम लोग मिलकर सुधार लेंगे, मैं माफी मांग रहा हूँ, इच्छा उतर जाओ, ऐसा क्यों कर रही हो? जो लोग भी रिश्ते में आते हैं थोड़ा मोड़ा तो हो जाता है गलतफहमी, हम सुधार लेंगे, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दो, तुम उतर जाओ। नीचे से सचिन चिल्लाए जा रहा है, माफी मांगे जा रहा है। सारे लोग यह सीन देख रहे हैं और लोगों को पता चल गया कि सचिन और इच्छा दोनों लिविंग में है, क्योंकि सचिन ने सबके सामने खुलासा कर दिया था। इच्छा जो थी वह ऊपर से छलांग लगा दी, नीचे आते आते उसने दुनिया छोड़ दिया। अब होना क्या था, एम्बुलेंस आई, इच्छा की बॉडी गई हॉस्पिटल में, जो भी आगे की प्रक्रिया होती है वह सब कुछ हुआ। इधर सचिन की हालत खराब, वह डर के मारे अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। इच्छा के पेरेंट्स पहुंचे मुंबई में, उन्होंने अपनी बेटी की यह हालत देखी तो वे लोग टूट गए। इच्छा के माता पिता ने ऑफिस के लोगों से बात किया, तब जाके उनको पता चला कि सचिन और इच्छा एक दूसरे से प्यार करते थे और लिविंग में थे। इच्छा की माँ पहुंची सचिन के पास यह जानने के लिए कि आखिर मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, उसने क्यों ऐसा किया, तुमने कुछ बोला था या क्या मैटर हुआ कि उसको खुदकुशी करनी पड़ी। सचिन ने इच्छा के माता पिता से माफी मांगा और बताया कि देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जिस दिन से हम लोग लिविंग में आए हैं ठीक उसके अगले दिन से हम दोनों की नहीं बन रही है। इच्छा अलग रहती थी, मैं अलग रहता था, हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए थे, हम दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे थे। बस मैं इसी उम्मीद में था कि आज नहीं तो कल इच्छा मान जाएगी, लेकिन इच्छा मानी नहीं, वह एक अलग सी दुनिया में चली गई थी। इच्छा की माँ को यकीन नहीं हुआ कि सचिन सच बोल रहा है। उन्होंने ऑफिस के और भी सारे लोगों से बात किया इच्छा के बारे में, तब जाके उनको पता चला कि इच्छा बहुत ज्यादा रो रही थी तो कभी हंस रही थी, उसने सबको डराया, वह दीवार पे चढ़ गई थी, लोग इस चीज को देख के भागे हैं। उसके बाद उसने खुद ऊपर से छलांग लगाया है। इसमें सचिन की कोई गलती नहीं है, सचिन जो था वह नीचे था, नीचे से चिल्ला रहा था, हम सबने देखा है। दोस्तों, इच्छा की माँ को जब सारी चीजें पता चली उसके बाद वह बहुत ज्यादा रो रही थी। उनको समझ में आ गया था कि कोई ना कोई आत्मा ने ही किया है, यह आत्मा का ही खेल है, कोई आत्मा थी जो मेरी बेटी के अंदर आ गई और उसने ये सारा कांड कर दिया, हम ही लोग की गलती है, हमें नहीं छोड़ना चाहिए था। इच्छा मुंबई आई तभी ये सब कुछ हुआ है। दोस्तों, ऑफिस के नीचे जो गार्ड था उसने इच्छा की माँ को बताया कि देखिए आपकी जो बेटी दुनिया छोड़ी है उसके अंदर अनुराधा की आत्मा थी। यहाँ पे इच्छा की माँ को झटका लगा, उन्होंने पूछा कि ये अनुराधा कौन है। तब उस गार्ड ने बताया कि देखिए ये जो बिल्डिंग बनी है मेरे आंखों के सामने बनी है और मेरा जो घर है बस थोड़ी दूरी पे है। हम सभी को पता है कि यहाँ पे एक आत्मा रहती है, वह आत्मा किसी को भी इजाजत नहीं देती कि प्यार में पड़ो और शादी वगैरह करो, क्योंकि आत्मा का प्यार अधूरा रह गया। ये जो आत्मा है इसका नाम है अनुराधा और इसके माता पिता यहाँ पे मजदूरी करते थे, पूरा दिन भर ये लोग काम करते थे, रात में भी काम करते थे, बीच में खाना वगैरह बनाते थे और यही बिल्डिंग में ही सो जाया करते थे। अनुराधा को एक लड़के से प्यार हो जाता है और वह उससे शादी करना चाहती है, लेकिन अनुराधा के फादर को वह लड़का पसंद नहीं था। अनुराधा के फादर ने उस लड़के को 2-3 चाटा मारा और वह लड़का डर के मारे अनुराधा को छोड़ के अपने गाँव भाग गया। अनुराधा काफी टाइम तक उस लड़के का वेट किया, लेकिन वह लड़का लौट के नहीं आया। देन उसने डिसाइड किया कि वह लड़के के गांव जाएगी। यहाँ पे अनुराधा के पापा ने उसे बंद कर दिया एक कमरे में। फिर अनुराधा गुस्से में आके खुद को आग में झोंक लिया। उस दिन के बाद से उसकी आत्मा यहीं पे कैद होके रह गई। इस घटना के बाद से बिल्डर ने इस चीज को ढक दिया। उसके बाद उसने पूरी की पूरी बिल्डिंग कंप्लीट करवा दी। उसके बाद ऑफिस बन गए। यहाँ
यहाँ पे लोग आते हैं, काम करते हैं, किसी को भी आत्मा परेशान नहीं करती है। आत्मा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को परेशान करती है जो लोग उस फ्लोर पे प्यार वार के चक्कर में पड़ जाते हैं, वरना कोई भी दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे जाके इच्छा की माँ को सब कुछ पता चला, फिर भी उनको थोड़ा सा डाउट था। उनको ऐसा लग रहा था कि आत्मा ने ही किया है या फिर मेरी बेटी प्यार में आके ये सारी चीजें की है। इच्छा की माँ ने इच्छा का सारा सामान पैक किया मुंबई में। उसके बाद वह पहुंचती है अपने गांव। वहां जाके उन्होंने तांत्रिक से दिखाया, इच्छा के कपड़े वगैरह दिए। तब तांत्रिक ने खुलासा किया और उसने बोला कि हाँ, आप एकदम सही सोच रही हैं और वह आत्मा सचमुच में वहाँ पे है, उसी ने यह किया है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आज की जो भूतिया कहानी है यह नालंदा की सच्ची घटित कहानी है। नालंदा से एक उत्कर्ष नाम के लड़के हैं जो कि पढ़ने के लिए आते हैं पटना, और वह ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं। जब उनका एडमिशन कंप्लीट हुआ उसके ठीक एक सप्ताह बाद एक लड़की आती है सुजाता नाम की, जो कि रहने वाली है सोनपुर की। वह भी एडमिशन लेती है पटना में ग्रेजुएशन का, और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और पहली नजर में ही इन दोनों को प्यार हो जाता है। और इनका जो प्यार था वह पूरे 5 साल कंप्लीट कर चुका था। फिर इन लोगों ने फैसला लिया कि आगे की जो भी जिंदगी है हम दोनों साथ में गुजारेंगे। यहाँ पे ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अपने अपने पेरेंट्स से बात करेंगे और शादी के लिए बोलेंगे। इनके घर वाले मान जाते हैं और इन दोनों की शादी पटना में धूमधाम से होती है। सुजाता अपने ससुराल पहुंचती है और ससुराल में हंसी खुशी जिंदगी काट रही थी। सुजाता के ससुराल वाले बहुत ही अच्छे थे, उसकी जिंदगी बहुत बढ़िया से चल रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी को किसी न किसी की नजर लग गई। सुजाता के शादी के पूरे 1.5 साल बाद उसके साथ बहुत बड़ा कांड हो जाता है। एक दिन उत्कर्ष आते हैं पटना किसी काम से। जब उनका काम कंप्लीट हो जाता है फिर वे निकलते हैं घर के लिए, और रास्ते में हाईवे पे उनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उनकी गाड़ी लॉक हो जाती है और जो गाड़ी थी उसके अंदर आग लग जाती है। यहाँ पे वह चीज हो जाता है जो कि होना नहीं चाहिए था। जैसे ही सुजाता को और उसके सास ससुर को पता चलता है कि उत्कर्ष अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सुजाता की जिंदगी पल भर में उजड़ गई। उसको नहीं समझ रहा था कि आगे मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी उत्कर्ष के बिना, क्योंकि इन लोगों का जो प्यार था ना सचमुच में था, गहरा था। इनका जो परिवार था वह आगे बढ़ने वाला था। सुजाता उस समय 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। घर वाले डर रहे थे कि मेरा बेटा चला गया तो सुजाता कहीं हमें छोड़ के ना चली जाए, क्योंकि सुजाता के पेट में उनके घर का खून था। इसीलिए घर वाले सुजाता को बहुत ज्यादा लाड़ दुलार देने लगे, घर में ही रखते थे। सुजाता के ससुराल वालों को लगता था कि कहीं सुजाता अपने मैके जाके ना रहने लगे, मुझसे दूर ना हो जाए या फिर किसी के साथ सेट ना हो जाए। उनके अंदर एक अलग सा डर था और सुजाता के अंदर एक अलग सा डर चल रहा था कि मेरा बच्चा जब जन्म लेगा तो किसको पापा बोलेगा, क्या यह बिना बाप का पलेगा। सुजाता जो थी वह दिन प्रतिदिन अपने पति को याद करती थी और वह सबसे धीरे धीरे दूरी बनाने लगी। उसकी जो दशा थी ना वह बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। सुजाता के ससुराल वाले और मैके वाले बहुत ही ज्यादा गहरी सोच में डूब गए थे। उन लोगों को सुजाता का जो भविष्य था वह अंधकार में दिखता हुआ नजर आया। वे लोग सोच रहे थे कि किसी भी तरह से सुजाता को उस दुख भरी जिंदगी से बाहर निकालना चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। सुजाता के एक देवर थे जिनका नाम था अंगद, और अंगद को घर वाले बोले कि तुम अपनी भाभी से शादी कर लो। यहाँ अंगद चौंक गए और उन्होंने बोला कि नहीं, यह संभव नहीं है। घर वालों ने पूछा कि क्यों संभव नहीं है, तुम सोचो कि तुम्हारी भाभी इतनी कम एज में विधवा हो गई और इसी तरह जीवन जिएगी तो कैसा लगेगा, तुम बताओ, तुमको अच्छा लगेगा। अंगद यहाँ पे एक शब्द भी नहीं बोले। अंगद ने घर वालों को समझाने की कोशिश किया और कहा कि
देखिए भाभी और मैं दोनों सेम एज के हैं, हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, बट इससे एक जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पे घर वाले चौंक गए और घर वालों ने पूछा कि तुम किसकी बात कर रहे हो। फिर सुजाता ने खुल के बताया घर वालों को कि देखिए मेरे जो देवर हैं वे किसी और से प्यार करते हैं और मैं जानती हूँ इस चीज को, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि देवर कहीं और शादी कर ले, मुझे छोड़ दे, मैं जैसी हूँ वैसे रह लूंगी, आप लोग फोर्स मत कीजिए। यहाँ पे अंगद की माँ चुप हो गई और उन्होंने 2 दिन का समय लिया। अपने बेटे को बोला कि 2 दिन बाद मैं फैसला बताऊंगी कि तुझे क्या करना है, तुझे सुजाता से शादी करना है या फिर गर्लफ्रेंड से शादी करना है। 2 दिन बाद बहुत ज्यादा सोच विचार करके पूरे घर वाले पहुँचते हैं अंगद के पास और उन लोगों ने अंगद को बताया कि देखो बेटा, माना कि तुम किसी और से प्यार करते हो, अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो तुम्हारा दिल टूटेगा, उस लड़की का दिल टूटेगा, वह लड़की किसी न किसी से शादी कर लेगी, वह एक फ्रेश जिंदगी स्टार्ट कर सकती है, आगे चल के उसको किसी और से प्यार हो जाए, उसका घर परिवार बस जाएगा, हमें पता है। यहाँ पे तुम सोचो कि तुम्हारी भाभी का क्या होगा। चलो ठीक है, तुम्हारी भाभी की हम बात हटा देते हैं, लेकिन तुम इतना तो सोचो कल को जो बच्चा आएगा वह पापा किसे बोलेगा। रहा सवाल उस बच्चे का तो वह बच्चा अपनी माँ के साथ रहेगा। अगर सुजाता हमें छोड़ के चली जाएगी तो हमारा खुद का खून, तुम्हारे भाई की निशानी, वह तो हमसे छीन जाएगी। हम लड़ भी नहीं सकते, हम कुछ कह भी नहीं सकते, तो हम चाहते हैं कि सुजाता इसी घर में रहे क्योंकि सुजाता बहुत अच्छी लड़की है और हम सभी चाहते हैं कि वह बच्चा इसी घर में रहे। यहाँ पे अंगद बुरी तरह से फंस चुके थे। उन्होंने बोला कि ठीक है माँ, एक काम करो, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन सुजाता के मैके वालों से भी पूछ लो एक बार उन लोगों की मर्जी क्या है। अगर वे लोग मुकर गए, अगर वे लोग बोल दिए कि नहीं बेटी ऐसी ही रहेगी या फिर बेटी मैके में रहेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार उनसे भी राय विचार कर लिया जाए। फिर सुजाता के माता पिता आते हैं सुजाता के ससुराल में और सारे लोग बैठ के एक दूसरे से बात करके उन लोगों ने फैसला सुनाया अपना कि ये दोनों साथ में रहेंगे। फिर होना क्या था, इन दोनों की शादी हो गई और ये दोनों साथ में रहने लगे। सुजाता और अंगद के शादी को 2-2.5 साल बीत चुके थे। इन दोनों के बीच में काफी दूरी थी, यानी कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, साथ में रहते थे, बच्चा भी जन्म ले चुका था। मतलब घर परिवार वालों को लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन नॉर्मल कुछ भी नहीं था क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्लोज नहीं थे, यानी कि फिजिकल नहीं थे। एक दिन ये दोनों नजदीक आने की कोशिश की है, तभी अंगद को एक अजीब तरह की आवाज सुनाई दी किसी की चलने की। अंगद ने सोचा कि कोई बाहर टहल रहा है। अंगद ने इस चीज को इग्नोर मारा और वह सुजाता के क्लोज जाने की कोशिश किया। जो चलने वाली आवाज थी वह अंगद के कमरे तक आ गई। फिर अंगद को लगा कि कोई है जो उसे जानबूझ के परेशान कर रहा है। फिर अंगद ने सवाल किया कि कौन है, क्यों ऐसा मजाक कर रहा है, मुझे पसंद नहीं, प्लीज बंद कर दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंगद के इतना कहने के बाद से वह आवाज बंद हो गई। उसके बाद अंगद का जो मूड था बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, इसीलिए वह चुपचाप सो गया। जब अंगद सुबह सो के उठा तो उसके घर वालों ने पाया कि अंगद को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा है। उसका जो शरीर है पूरा सूज गया है और बहुत ही ज्यादा निशान पड़े हुए हैं। अंगद की माँ ने अंगद को बुलाया तो अंगद ने इग्नोर कर दिया। अंगद की माँ बार बार उसे बोल रही थी कि बेटा सुन, मेरे पास आ, लेकिन अंगद कुछ भी नहीं बोल रहा था। वह छत के ऊपर चढ़ गया और वहाँ से कूद गया। यहाँ पे अंगद के घर वालों ने अंगद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अंगद ने एक बार में ही सारे लोगों को दूर फेंका। उसके बाद वह खुद ही उठ उठ के गिरने लगा, यानी कि कोई उसे उठा उठा के पटक रहा है। यह देखने के बाद से अंगद की माँ बहुत रोने लगी और वह चिल्लाने लगी कि कौन है, क्यों कर रहा है, मेरे बेटे को क्यों परेशान कर रहे हो, मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा है, सामने आओ, दम है तो मुझसे लड़ो, मुझे बोलो। अंगद की माँ ने जब इतना बोला तब अंगद उठा और अपनी माँ को खींच के चाटा मारा। अब अंगद की माँ बेहोश। घर वाले बहुत ज्यादा डर गए और अंगद जो था वह अपने ही द्वार पे बहुत ज्यादा ड्रामे करने लगा। अंगद के गांव वालों ने अंगद के फादर को बोला कि आप किसी तांत्रिक से दिखाइए, आपके बेटे के ऊपर कोई उपरवार आ गया है, उससे उतरवाइए वरना आपके बेटे को बहुत जल्द नुकसान कर देगा, यानी कि मार देगा। अब यहाँ पर एक तांत्रिक आए और उन्होंने अंगद को सामने बैठा के पूछा
कि अरे भाई तुम कौन हो, क्यों आए हो, क्यों कर रहे हो ये सब। यहाँ पे अंगद की बॉडी में जो आत्मा था वह सबके सामने आया और उसने बोला कि देखो मेरी जो बीबी है वह मेरी है, मेरे अलावा किसी की नहीं है। यह कैसे सुजाता को छूने की कोशिश किया, कैसे उससे नजदीकी बनाने की कोशिश किया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तब घर वालों को पता चला कि यह आत्मा उत्कर्ष की आत्मा है और वह जेलसी की वजह से अपने ही भाई को उठा उठा के पटक रहा है। फिर अंगद की माँ ने अपने ही बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने एक भी बात अपनी माँ की नहीं मानी। उसने बोला कि नहीं, जो सुजाता है वह पूरी लाइफ ऐसे ही रहेगी। अगर अंगद दोबारा कोशिश करेगा उससे नजदीकी बढ़ाने का तो मैं अंगद को मार दूंगा। बेहतर होगा कि तुम लोग अंगद को समझा दो और उसकी शादी कहीं और कर दो। तुम लोगों ने शादी कर दिया, यहाँ तक तो ठीक था। वह एक दूसरे के साथ रह रहे थे, ये भी ठीक था, एक दूसरे का सहारा थे, ये भी ठीक था। लेकिन फिजिकल होना मुझसे बर्दाश्त नहीं है, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ सुजाता के लिए लौटा हूँ, सुजाता मेरी है। तांत्रिक ने आत्मा को समझाया कि देखो भाई, तुम दुनिया छोड़ चुके हो ना, तो दुनिया का मोह माया छोड़ दो। ये सब ठीक नहीं है। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तुमको कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम दूसरी दुनिया में हो तो वहाँ पे जाके रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तांत्रिक में और आत्मा में बहुत ज्यादा तू मैं हुआ। आखिरकार तांत्रिक ने उस आत्मा को पकड़ लिया। उत्कर्ष की आत्मा को उन्हीं के घर में एक जगह पे स्थान दे दिया। उसके बाद उनकी आत्मा को शांत किया। उस दिन के बाद से ये दोनों पति पत्नी जो होते ना एक्चुअल में उस तरह से रहने लगे। आगे चल के इन दोनों की जिंदगी सुधर गई, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आत्मा ने दोबारा परेशान नहीं किया। सुजाता को आगे चल के एक बेटी होती है, उनके 2 बच्चे थे और वे लोग खुशी खुशी जिंदगी जिए। आज की जो भूतिया कहानी है यह बेतिया की सच्ची घटित कहानी है। बेतिया के अंदर एक ऐसी आत्मा थी जो कि बहुत ही ज्यादा प्यासी थी। वह आत्मा सिर्फ और सिर्फ मर्दों का शिकार करती थी, उनकी जवानी उनका खून पीती थी, तब जाके शांत हो जाती थी। एक मर्द के पीछे अगर आत्मा पड़ जाए तो वह 1 महीना के अंदर उस आदमी को निपटा देती थी, फिर से दूसरे आदमी के पीछे पड़ जाती थी। उस आत्मा से बहुत सारे लोग परेशान थे, फिर भी उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था। आज की जो भूतिया कहानी है सचमुच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बेतिया के अंदर मोहन नाम के एक आदमी थे जिनकी एज मात्र 27 साल की थी और वह सरकारी टीचर थे। एक दिन उनकी यहाँ बारात आई क्योंकि उनकी भतीजी की शादी थी और जो गांव के बारात होते हैं वह ज्यादातर स्कूल वगैरह पे टिकाए जाते हैं। यहाँ पे मोहन जी के घर की जो बारात थी वह स्कूल पे टिकी थी। मोहन जी के यहाँ शादी धूमधाम से हुई और उनकी भतीजी की विदाई भी हो गई। और रात के 3:30 बजे मोहन जी गए स्कूल पे यह चेक करने के लिए कि सारे बाराती चले गए हैं या कुछ बाराती है। वहाँ पे उन्होंने पाया कि सब कुछ सही है, सारे बाराती चले गए हैं। देन मोहन ने अपने गांव के लड़कों लोगों को बोला कि जितना भी कचरा फैला हुआ है स्कूल पे सारा समेटो फेंको, उसके बाद तुम लोग जाके आराम करो क्योंकि तुम लोग पूरी रात जगे हो। जो कुछ भी काम रह जाएगा स्कूल का उसे मैं निपटा के सुबह 5 बजे के आसपास आ जाऊंगा। तो गाँव के जितने भी लड़के उनके साथ गए थे वे सारे अपने अपने काम निपटा के घर भाग गए और जाके सो गए। यहाँ पे मोहन जी स्कूल पे अकेले बच गए और स्कूल का जितना भी काम था लगभग सब खत्म हो गया था। छोटा मोटा काम था तो उसको निपटाते निपटाते सुबह के 4:30 हो गए। फिर मोहन जी ने डिसाइड किया कि यहाँ का सारा काम खत्म हो गया है तो मैं घर चलता हूँ और घर चल के थोड़ा सा आराम करूंगा क्योंकि काफी समय तक जग गया हूँ तो मेरा सर दुख रहा है। फिर मोहन जी स्कूल से निकल गए घर के लिए और रास्ते में उनके यहाँ एक पुल पड़ता था, वही पुल लेके वे आ रहे थे। तभी उनकी नजर पुल के ऊपर पड़ी और वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी। मोहन जी ने सोचा कि सुबह के 4:30 बजे वो भी सुनसान सड़क पे एक पुल पे एक लड़की बैठी हुई है, कहीं इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं इसके पति ने इसको घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया, यह किसके घर की रहने वाली है। पुल पे अकेले लड़की का बैठना ठीक नहीं है, मुझे बात करनी चाहिए। यही सोच के मोहन जी ने उस लड़की से बात की और मोहन जी ने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, कोई समस्या है क्या? उस लड़की ने मोहन जी को बोला कि नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे आदत है सुबह उठने की और सुबह उठ के मैं टहलती हूँ, तो बस मैं वही कर रही थी। मैं थक गई इसीलिए पुल पे बैठ गई। यहाँ पे मोहन जी ने उस लड़की की खूबसूरती देखे तो ये पिघल गए। इन्होंने उस लड़की से सवाल किया कि तुम किसके घर की रहने वाली हो? तभी उस लड़की ने सामने वाला घर दिखाते हुए इशारा किया कि मैं उपेंद्र जी की साली हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ अपनी बहन की सेवा वगैरह करने के लिए, क्योंकि वह माँ बनने वाली है। यहाँ पे मोहन जी को यकीन हो गया, क्योंकि मोहन जी ने पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की अपने गांव में देखी थी। क्योंकि मोहन जी के गांव में जितने भी लोग थे सबको मोहन जी जानते थे। यह एक नई थी, इसको कभी उन्होंने देखा नहीं था, इसीलिए उन्होंने यकीन कर लिया। और मोहन जी ने बोला कि ठीक है, एक काम करो, तुम घर जाओ, आज दिन में मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। तब उस लड़की ने बोला कि नहीं, देखिए हमारे जो जीजा जी हैं वह बहुत ज्यादा गुस्साएंगे। आप तो जानते ही हैं कि गांव के लोग जितने भी होते हैं वह लड़कियों से लड़कों को बात नहीं करने देते, और मुझे लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। उस लड़की ने मोहन जी को बोला कि अगर आपको मुझसे मिलना है, मुझसे बातें करना है, दोस्ती करना है, तो आप हर रोज रात में आया कीजिए, मुझसे मिल के चले जाइए, और किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। प्लीज मेरे बारे में किसी को कुछ भी मत बताइएगा, वरना मेरे ऊपर पाबंदी आ जाएगा और मेरे जीजा मुझे मेरे घर भेज देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम दोनों मिले तो आपको शांत रहना होगा। यहाँ पे मोहन जी ने अपना सर हाँ में डुला दिया। उसके बाद वह लड़की मोहन जी को बोली कि देखिए सुबह हो रही है, चारों तरफ रोशनी हो रहा है, एक काम कीजिए, आप अपने घर जाइए, मैं अपने घर जाती हूँ। अगर किसी ने हमें देख लिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। देन मोहन जी ने बोला कि ठीक है, और ये दोनों अपने अपने घर रिटर्न हो गए। यहाँ मोहन जी उस लड़की को नहीं भूल पा रहे थे। वह दिन में सोए और रात का इंतजार कर रहे थे कि रात कब होगा और मैं कब उससे मिलने जाऊंगा। आखिरकार रात हुआ और मोहन जी सबके सो जाने के बाद से भागे उस लड़की के लिए। वह दोनों पुल पे मिला करते थे, उसके बाद बगीचा वगैरह घूमा करते थे, सड़क वगैरह घूम घाम के वे लोग अपने अपने घर सुबह के टाइम पे रिटर्न हो जाते थे। यह सिलसिला काफी लंबा चला। धीरे धीरे मोहन जी का जो शरीर था ना वह गलने लगा था, यानी कि उनके शरीर में कुछ भी मांस वगैरह नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ हड्डी दिखाई दे रहा था। मोहन जी की बड़ी भाभी को टेंशन हुआ। वह सोचने लगी कि अरे मोहन के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि वह अच्छा खाना खा रहा है, अच्छे से रह रहा है, सब कुछ ठीक है, फिर भी उसका शरीर गल रहा है, कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर से मोहन का चेकअप कराया। डॉक्टर लोगों ने बोला कि इनके शरीर में थोड़ा सा ब्लड की कमी है, ब्लड वगैरह चढ़ाया जाए फिर ये ठीक हो जाएंगे। जैसा जैसा डॉक्टर ने बोला वैसा वैसा मोहन की भाभी ने किया। इसी तरह दिन कटने लगे और मोहन जो था उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने लगी। मतलब भरी जवानी में वह बुढ़ापा जैसे हरकतें करने लगा, उसको खांसी वगैरह आने लगा, कुछ भी खाता था तो वह पचता नहीं था, उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा। मोहन धीरे धीरे बेड पकड़ने लगा, मतलब कि पूरा दिन बेड पे रहता था, रात रात में थोड़ी सी हिम्मत करके वह जाता था बाहर। एक दिन मोहन की भाभी ने नोटिस किया कि मोहन पूरे दिन घर पे रह रहा है, उसने पढ़ाना छोड़ दिया, उसने कामकाज वगैरह छोड़ दिया और रात में लाठी के सहारे वह कहीं जा रहा है। फिर भाभी ने मोहन का पीछा किया तो उन्होंने पाया कि मोहन अपने ही गांव के स्कूल के पास वाले पुल पे किसी से जाके मिल रहा है, और जिस औरत से मिल रहा है वह औरत सफेद कपड़े पहनी हुई है। यहाँ पे मोहन की भाभी को झटका लगा। वह सोच में पड़ी कि इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मोहन उस लड़की से मिल रहा है, आखिर वह लड़की है कौन, मुझे भी देखना चाहिए। यहाँ पे मोहन की भाभी उस लड़की के करीब पहुंची, तभी वह लड़की मुड़ के मोहन की
भाभी को देखी। यहाँ पे मोहन की भाभी को झटका लगा, उनके रोंगटे खड़े हो गए, वह लगी चिल्लाने और चिल्लाती हुए वहां से भागने लगी। भागती गई और गांव के कुछ लोगों ने उनकी चीख सुने तो सारे लोग उनको घेर के खड़े हो गए और उनसे पूछे क्या हुआ। यहाँ पे मोहन की भाभी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी, बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। तब गांव के लोगों ने उन्हें शांत किया और पूछा कि बताओ क्या समस्या है, क्या हुआ है। फिर मोहन की भाभी ने सारी बात गांव वालों को विस्तार से बताई। यहाँ पे गांव वाले लाठी लालटेन वगैरह लेके सारे लोग एकजुट होके पुल के पास पहुँचे तो उन लोगों ने पाया कि पुल के ऊपर कोई भी नहीं है और पुल के नीचे जब लोगों ने झांका तो लोगों ने पाया कि वहाँ पे बिना कपड़ों का मोहन पड़ा हुआ है, एकदम से अधमरा टाइप से है। लोगों ने मोहन को उठाया, उसके बाद वे लेके आए घर पे। मोहन को चरपाई पे लटाया गया। उसके बाद गांव वालों ने एक जानकार को बुलाया। तांत्रिक मोहन की हालत को देख के मोहन के घर वालों को डांटा और बोला कि आप लोग कैसे हैं। जब आपके घर का आदमी धीरे धीरे कमजोर हो रहा था तभी आप लोगों को उपरवार दिखाना चाहिए था, आपने नहीं दिखाया। इसी की नतीजा है कि आज मैं कुछ भी नहीं कह सकता। यह इंसान बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है। तांत्रिक ने बोला कि मोहन के शरीर में है क्या, सब कुछ तो खत्म हो गया। उस आत्मा ने इसकी जवानी खा ली है, इसका पूरा ब्लड पी गई है। यहाँ पे तांत्रिक ने अपना पूरा प्रयास किया और उसने मोहन को बचा तो लिया, लेकिन मोहन की जो हालत थी ना वैसी की वैसी ही रही। मोहन एकदम से ठीक नहीं हो पाया, वह बुढ़ापे वाली अवस्था में ही रहा क्योंकि उसके शरीर में कुछ था नहीं। उसके घर वालों ने बहुत ज्यादा उस पर ध्यान दिया, फिर भी मोहन पहले जैसा ठीक नहीं हो पाया। मोहन का जो दिमाग था वह घूम गया था, यानी कि बोले तो वह आधा पागल हो चुका था। वह सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के बारे में सोचता था, उससे मिलना चाहता था। घर वाले मोहन को जबरदस्ती पकड़ के घर के अंदर बांध के रखते थे और जो तांत्रिक था उसने मोहन को ताबीज वगैरह पहना दिया था। तांत्रिक ने मोहन के घर वालों को बता दिया कि देखिए मोहन के पीछे अब वह आत्मा दोबारा नहीं आएगी क्योंकि मोहन के शरीर में कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप लोग निश्चिंत हो जाइए। फिर भी मैंने उसको ताबीज पहनाया है, कभी भी कोई और दूसरी आत्मा मोहन के ऊपर अटैक नहीं करेगी। बस आप लोग संतोष कीजिए कि मोहन ऐसे ही रहेंगे, एटलीस्ट जीवित तो रहेंगे इस घर परिवार में। यहाँ पे मोहन के घर परिवार वालों को संतोष करना पड़ा। आगे चल के मोहन की जो हालत थी वैसी की वैसी ही रही। मोहन अपने लाइफ में अकेले ही रहे, उनकी लाइफ सिंगल ही कटी। आगे चल के जब उनका समय कंप्लीट हो गया फिर वह जैसे नेचुरल दुनिया छोड़ते हैं ना वैसे उन्होंने दुनिया छोड़ा। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की जो कहानी है आपको कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।